नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, जिसमें पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, साथ में गवर्नर जनरल और 1857 की क्रांति। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट वाली की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है, यानी कि जीके का पार्ट आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी आता है। कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो इसके अंदर कवर कर रखा है। बात की जाए एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन उपलब्ध करवा रखे हैं। यानी कि 2011 से लेकर अब तक के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसके आधार पर ही हमने आपके लिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है और हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है। इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जो कि आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है। बात की जाए सामान्य ज्ञान की दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो जीडी और एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लेवल की जो अन्य भर्तियां होती हैं उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू और नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। बात की जाए दोस्तों सामान्य ज्ञान की, तो कंप्लीट सामान्य ज्ञान के लिए आप सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये पढ़ सकते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य जीके यानी कि अध्ययन का पार्ट जरूर पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको कंप्लीट जो सामान्य अध्ययन का मैटर होता है वो कंप्लीट इसमें आपके लिए उपलब्ध करवा रखा है, यानी कि बेसिक आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पे, आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे पहले भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन की। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम था दोस्तों वो क्या था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन कंपनियों का आगमन का क्रम। तो क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, इस प्रकार से इनका क्रम है। अब बात करेंगे कंपनियों की, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? पुर्तगाल की। और किस वर्ष भारत आई थी? 1498 ईस्वी में। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पे। क्लियर है। आगे बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि ब्रिटेन देश की कंपनी थी और ये 1600 ईस्वी में भारत आए थे। कहां पर? सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें हम, तो ये हॉलैंड की कंपनी थी, हॉलैंड के निवासी थे, जो कि 1602 ईस्वी में भारत आए और मसूलीपट्टनम में ये आए थे। ठीक है। इसके अलावा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डेनमार्क के लोग थे, जो कि 1616 ईस्वी में भारत आए और सूतानाती में इन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रांस की कंपनी थी ये और 1664 ईस्वी में भारत आए थे और कहां पर? सूरत में।
इसके अलावा बात की जाए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो स्वीडन की कंपनी है, 1731 में भारत आए थे, और कहाँ पर, गोहनबर्ग में। ये आपको सारणी इसी प्रकार से याद करनी है। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पुर्तगालियों की। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों 1498 की। ये सन आपको शायद सभी को याद होगी। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली व्यक्ति था, भारत के पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा, कालीकट पहुंचा, जहां इसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। तो भारत आने वाले पहले व्यक्ति 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली व्यक्ति था, और कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था, और इनका जो स्वागत किया था वो किसने किया था, जमोरिन ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे थे। वर्ष 1505 ईस्वी की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया था। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर है। अब बात करेंगे इनके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक ये रहे थे। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना और इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्लियर है। आगे बात करें तो इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया तथा पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी, कोचीन में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी, कोचीन में खोली थी। ठीक है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो यूसुफ आदिल शाह के पास पहले गोवा था, तो अल्बुकर्क ने वहां से छीन लिया था। ठीक है। अब बात करेंगे नूनो डी कुन्हा की, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी तक ये रहे थे।
इसने 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। तो 1530 ईस्वी में जो नुन्नो डी कोना थे, उन्होंने जो राजधानी कोचीन थी उसको स्थानांतरित करके क्या कर दिया था, गोवा कर दिया था। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई थी। अब कुछ पुर्तगालियों द्वारा किए गए कार्य हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई का जो काम है वो आरंभ किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छपाई का कार्य सबसे सर्वप्रथम किसने किया था, पुर्तगालियों ने। इसके अलावा पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेके आए थे। क्या क्या, तंबाकू, आलू और मक्का। क्लियर है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे डच की। तो पुर्तगालियों के पश्चात कौन आए, डच भारत आए, जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। भारत आने वाला डच यात्री कॉर्नेलियस आउटमैन था, यानी कि पहला जो यात्री था डच यात्री वो कौन था, कॉर्नेलियस आउटमैन था। ठीक है। 1605 ईस्वी की बात करें दोस्तों, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, 1605 ईस्वी में। कहां पर, मसूलीपट्टनम में। डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता अर्थात कोर्टेल पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति पर, कोर्टेल पद्धति पर आधारित थी। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब होगा था, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुए बेदारा यानी कि बंगाल के युद्ध में इनका अंतिम रूप से पतन हो गया था और ये भारत से चले गए थे। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम अंग्रेजों की। तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र प्रदान कर दिया था। कब किया था, 1600 ईस्वी में। किस महारानी ने, एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। आगे बात करें, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो सूरत में कब किया गया था, 1608 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, जो कि मछलीपट्टनम है, में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी थी। प्रथम जो प्रयास किया गया था अंग्रेजों द्वारा वो सफल नहीं हुआ था। 1608 ईस्वी में सूरत में खोला गया था, परंतु 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम डेनिश की। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के श्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी, 1620 ईस्वी में तंजौर के श्रावणकोर में डेनिश व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री कब की थी, 1620 ईस्वी में श्रावणकोर में तंजौर जिले के। ठीक है। और दूसरी जो फैक्ट्री थी वो 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में दूसरी फैक्ट्री इनके द्वारा शुरू की गई थी। इनके बाद बात करें हम फ्रांसीसी की। तो भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। इसकी स्थापना फ्रैंको कैरो ने, जो फ्रैंको कैरो था उनके द्वारा प्रथम जो कोठी है फैक्ट्री थी 1668 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कहां पर, भारत में। ठीक है, सूरत में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कर दी थी। तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस जो मार्टिन था उनके द्वारा पांडिचेरी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हम रॉबर्ट क्लाइव की, जो कि 2 बार रहे थे। पहले रहे थे 1757 से 1760, उसके बाद 1765 से 1767 ईस्वी तक।
तो क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किनको? रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य जो था उसका संस्थापक माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की, किनके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसके अलावा 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। क्लियर है? आगे बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी के काल में रहे थे। इन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले बंगाल के गवर्नर का पद था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। और इन्होंने द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक इनका काल रहा था। इन्होंने बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। तो स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति या राजस्व पद्धति थी उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इन्होंने भारत में सिविल सेवाओं को आरंभ किया था। सिविल सेवाओं को आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही प्रारंभ हो गया था। अब बात करें सर जॉन शोर की, जो कि 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे थे। सर जॉन शोर ने भारत के राज्यों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है। अब बात करें हम लॉर्ड वेलेजली की, 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की और वेलेजली स्वयं को क्या कहते थे? बंगाल का शेर। तो जो सहायक संधि पद्धति जो थी उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। और वेलेजली अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर या बंगाल का टाइगर। ठीक है। अब इनकी संधियों के बारे में जान लेते हैं। वेलेजली की सहायक संधियां, तो हैदराबाद के साथ इन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी, मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ 1799 में और अवध और पेशवा के साथ 1801 ईस्वी में सहायक संधि की गई थी। ठीक है। तो इनको याद रखना है, संधियों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद के साथ कब सहायक संधि हुई थी? 1798, मैसूर के साथ 1799, तंजौर के साथ भी 1799 और अवध और पेशवा के साथ 1801 ईस्वी में। और इनके द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। क्लियर है? आगे बात करेंगे हम लॉर्ड मिंटो प्रथम की, जो कि 1807 से 1813 ईस्वी तक रहे थे। इनके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों की सेना के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किन के काल में हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में। ठीक है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1809 ईस्वी में। इनके समय प्रथम चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। परंतु जो चाय था उसको छोड़ करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार था व्यापार में, उसको समाप्त कर दिया गया था। किनके शासन काल में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन में। ठीक है। आगे बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835 ईस्वी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल में सामाजिक सुधारों के लिए ये प्रसिद्ध थे। सामाजिक जो सुधार किए गए थे उनके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग काफी फेमस हो गए थे। बेंटिंग के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है
तो बेंटिंक के समय में ही, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। इनके अलावा 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और अवैध घोषित कर दिया गया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। बात की जाए 1835 की, तो बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और 1829 की बात करें हम, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने जो सती प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया और अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही इनके द्वारा 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन की सहायता से सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किसकी सहायता से? सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में जो सती प्रथा थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया था। अब बात करेंगे हम चार्ल्स मैटकॉफ की, 1835 से 1836। इसने अपने कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया था, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। क्लियर है? लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 से 1842 तक रहे थे और इनके समय प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1839 से 42 तक चला था। और इन्होंने दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड का पुनरुद्धार करवाया था। जो जीटी रोड था उसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, परंतु जो जीटी रोड का दिल्ली से कलकत्ता तक ये रोड था, इसका जो रिपेयरिंग का काम था वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही हुआ था। क्लियर है? आगे बात करेंगे लॉर्ड एलनबरो की, जो कि 1842 से 1844 ईस्वी तक रहे थे। सिंध का विलय अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था और 1843 ईस्वी में इनके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के काल में। क्लियर? लॉर्ड होर्डिंग 1844 से 1848। इनके समय प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845-1846 में हुआ था। ठीक है? इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। तो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली में स्थानांतरित किसके काल में हुआ था? लॉर्ड होर्डिंग के काल में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें लॉर्ड डलहौजी की, 1848 से 1856। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। किनको? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति शुरू की, जिसके तहत सर्वप्रथम इनके द्वारा 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर और 1853 ईस्वी में झांसी और बात की 1854 ईस्वी में नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल कर लिया गया था। तो व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था और राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तीन नाम से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इनके द्वारा ही सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर को, 1850 ईस्वी में बघाट को और 1852 में उदयपुर को, 1853 की बात की जाए तो झांसी को और 1854 में नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल कर लिया गया था। इनके काल में 1854 ईस्वी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। किनके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1853 में पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इनके समय में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए तथा कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा भी प्रारंभ की गई थी। तो पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। कहां से कहां तक? बंबई से थाने तक चली थी। किनके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। और इनके समय में भी डाक टिकट जारी की गई थी और कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा भी इनके काल में ही प्रारंभ की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके समय चार्टर एक्ट 1853 भी पारित हुआ था और 1854 में वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। यानी कि वुड डिस्पैच, ये वुड थे जो लॉर्ड डलहौजी को लेटर लिखा था कि भारतीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षा है वो उनकी स्थानीय भाषा में शुरू की जाए, तो उनको लागू कर दिया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा विवाह
अधिनियम पारित किया गया था। तो किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया था। इनके समय में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। साथ ही भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही शुरू की गई थी। जो अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देते हो, वो लॉर्ड डलहौजी के ही काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो शिमला को राजधानी किसने बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम था तो गर्मियों में ये शिमला में चले जाते थे, तो राजधानी क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह की, 1857 की क्रांति के बारे में हम, जो आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीर सावरकर जी द्वारा दी गई थी। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीर सावरकर जी ने। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जिनके कारण 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। कब? 29 मार्च 1857 को ये अफवाह फैल गई थी, जो कारतूस थे उन पर गाय का चर्बी लगाया गया था, इसलिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उन विद्रोह का इनको दोषी ठहराया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति की शुरुआत हो गई थी, यानी कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। लेकिन जो क्रांति की जो नियत तिथि थी वो 31 मई 1857 तय की गई थी, परंतु 10 मई को ही ये क्रांति की शुरुआत हो गई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। जो लेबर पार्टी के थे वो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें दोस्तों तो कमल का फूल और रोटी था। और क्रांति की नियत तिथि क्या थी? 31 मई 1857 तय की गई थी, परंतु 10 मई 1857 को ही मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र की। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। जो क्रांति हुई थी उसमें भारत की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। अंग्रेज अधिकारी की बात की जाए तो निकलसन व हडसन जो थे, इस क्रांति को दबाने के लिए इनको ड्यूटी पर लगाया गया था। साथ ही जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 11 व 12 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1857 की क्रांति में दिल्ली से क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी का नाम भी पूछ लिया जा सकता है, तो निकलसन और हडसन। ठीक है, निकलसन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे और जो बहादुर शाह जफर था उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर करके कहां भेज दिया था? रंगून जेल में भेज दिया गया था। अब बात करें दोस्तों अवध की, अवध की क्रांति या लखनऊ की क्रांति, तो यहां पर जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बेगम हजरत महल। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कॉलिन कैंपवेल। अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपवेल थे और ये विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था। और अवध में क्रांति में जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। जो अवध की जो क्रांति थी यहाँ पर जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे? अवध के थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता था। बंगाल आर्मी की नर्सरी किसे कहा जाता था? अवध को, क्योंकि बंगाल आर्मी में जो सर्वाधिक जो सैनिक थे वो किसके थे? अवध के रहने वाले थे। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी इसके बाद में। अब बात करेंगे हम झांसी की, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और साथ में तात्या टोपे भी इनकी हेल्प की थी। अंग्रेज अधिकारी की बात की जाए तो हेरोज थे और विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और सिंधियो जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। हेरोज जो थे उनका जो अंग्रेज अधिकारी हेरोज था उनका कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में जो एकमात्र जो मर्द है वो कौन है? झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसके अलावा कैनिंग का भी एक कथन था, उन्होंने कहा था कि जो सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाते तो हमें भारत से जाना पड़ता था, क्योंकि जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और उनके द्वारा कहा गया था कि कैनिंग के द्वारा कि अगर सिंधिया क्रांति में शामिल हो जाते यानी कि भारत की तरफ से, तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम कानपुर की। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब, जिनको धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। टाटा टोपे थे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो कौन थे? कैंपबेल। और विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 ईस्वी को। क्लियर है। अब बात करें जगदीशपुर की या बिहार की, तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? विलियम टेलर, जो थे वो जगदीशपुर बिहार के अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, विद्रोह कब हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, ये कुछ जो हैं, जैसे फैजाबाद की, तो वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल नील। बरेली की बात की जाए तो खान बहादुर खां। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? विसेंट आयर। इलाहाबाद की बात की जाए तो लियाकत अली खान नेतृत्वकर्ता थे, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल नील। और साथ ही फतेहाबाद की बात करें दोस्तों, तो फतेहाबाद में अजीमुल्ला तो नेतृत्वकर्ता थे, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल रेनॉल्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं से आपसे जो क्रांति है वो मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता ही पूछा जा जाता है, और अंग्रेज अधिकारी का नाम भी पूछा जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा। अब आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? ए है 1350 ईस्वी, बी है 1498 ईस्वी, सी है 1530 ईस्वी, और डी है 1612 ईस्वी। तो कब पहुंचा था बताइए? 1498 ईस्वी। और यहां पर इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन, राजा जमोरिन जो था उनके द्वारा यहां पर इनका स्वागत किया गया था, और ये पुर्तगाली नागरिक था। क्लियर है। आगे बात करें, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए है वास्को डी गामा, बी है अल्बुकर्क, सी है अल्मीडा, और डी है नीनो डी कुना। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किन्हें माना जाता है? अल्बुकर्क को। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ए है पुणे में, बी है गोवा, सी है पांडिचेरी, और डी है सूरत। तो कहां की गई थी? सूरत में। क्लियर है। आगे बात करें, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड एमहर्स्ट, सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किन्हें माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। और इनके द्वारा ही 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्लियर है। आगे बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ए है मंडला, बी है मांडू, सी है जबलपुर, और डी है ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? ग्वालियर में। क्लियर है। आगे बात करते हैं, वायसराय 1857 विद्रोह के समय कौन था? तो कौन थे? लिट्टन, मिंटो, डलहौजी या फिर कैनिंग। तो वायसराय कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? कैनिंग। ठीक है। 1857 का विद्रोह कहां शुरू हुआ था? ए है भोपाल, बी है मेरठ, सी है लखनऊ, और डी है जयपुर। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम शुरू कहां हुआ था? मेरठ में। 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। नियत तिथि क्या थी? 31 मई, परंतु 10 मई को ये शुरू हो गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के सूत्रपार कौन थे? यानी कि नेतृत्वकर्ता, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बिहार से कौन थे? ए है मौलवी अहमदुल्ला, बी है कुंवर सिंह, सी है नाना साहब, और डी है बहादुर शाह। तो कौन थे बिहार से? कुंवर सिंह। इनके साथ कौन थे? अमर सिंह भी थे। ठीक है। आगे बात करें, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल व रोटी,
तो आंसर आपको दे रखा है, कमल का फूल और रोटी था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्लास अच्छे से देखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको भी आपको सॉर्ट आउट करना है। क्लास की शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया था जिनको पढ़ने के बाद आप एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।